हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है स्त्री पुरुष की मित्रता। तीसरी मंजिल पर चढ़ते हुए नए जूते के कसाव से पैर की उंगलियों में दर्द होने लगा था, किंतु ममता का सुगठित सौंदर्य सौरभ को चुंबक के समान ऊपर की ओर खींच रहा था। रास्ते में बस खराब हो गई थी, इस कारण आने में देर हो गई। सौरभ ने एक बार पुनः कलाई घड़ी देखी। रात के 8:30 बज चुके हैं। मिनी चीनी सो गई होंगी। कमरे का सूना सन्नाटा हाथ उचका उचका कर आमंत्रित कर रहा था। उंगली की टीस ने याद दिलाया कि जब वो इस भवन में मकान देखने आए थे तो नीचे वाला हिस्सा भी खाली था, किंतु ममता ने कहा था कि अकेली स्त्री का बच्चों के साथ नीचे रहना सुरक्षित नहीं। इसी कारण वो तिमंजिले पर आकर टंगी थी। बंद दरवाजे के पीछे से आने वाले पुरुष ठहाके ने सौरभ को चौंका दिया। वो गलत द्वार पर तो नहीं आ खड़ा हुआ। अपने अगल बगल के परिवेश को दोबारा हृदयंगम करके उसने अपने को आश्वस्त किया और दरवाजे पर धक्का दिया। हल्के धक्के से ही द्वार पूरा खुल गया। भीतर से चटकनी नहीं लगी थी। ट्यूबलाइट के ध्वल प्रकाश में सोफे पर बैठे अपरिचित युवक के कंधों पर झूलती मिनी चीनी और सामने बैठी ममता के प्रफुल्लित चेहरे को देखकर वो तिलमिला गया। वो तो वहाँ पत्नी और बच्चों की याद में बेसुरता रहता है और यहाँ मस्खरी चल रही है। उसे आया देखकर ममता अचकचाकर उठ खड़ी हुई। अरे तुम! बच्चियां भी पिताजी पिताजी कहकर उसके पैरों से लिपट गईं। पल भर को उसके घायल मन पर शीतल लेप लग गया। अपरिचित युवक उठ खड़ा हुआ था। अब मैं चलता हूँ। वाह, मैं आया और आप चल दिए। सौरभ की वाणी में व्यंग था। ये कपिल जी हैं, मेरे स्कूल में अध्यापक हैं, ममता ने परिचय कराया। आज ममता जी स्कूल नहीं गई थी। वहां पता चला कि मिनी की तबीयत खराब है, उसी को देखने आया था। कपिल ने बिना पूछे अपनी सफाई दी। क्या हो गया है मिनी को? सौरभ चिंतित हो गया था। कुछ विशेष नहीं, सर्दी खांसी कई दिनों से है। सोचा आज छुट्टी ले लूं तो उसे भी आराम मिलेगा और मुझे भी। सौरभ का मन बुझता जा रहा था। वो चाहता है कि ममता अपनी छुट्टी का एक एक दिन उसके लिए बचा कर रखे। ये बात ममता से छिपी नहीं है। ना जाने कितनी बार कितनी तरह से वो उसे बता चुका है, फिर भी। और बीमार तो कोई नहीं है। अनमने से कुर्सी पर बैठकर वो जूते का फीता खोलने लगा। उंगलियां कुछ अधिक ही टीसने लगी थी। चाय बनाऊं या भोजन ही करोगे? ममता के प्रश्न से उसने कमरे में चारों ओर देखा। कपिल जा चुका था। जिसमें तुम्हें सुविधा मिले। पति की नाराजगी स्पष्ट थी, किंतु ममता विशेष चिंतित नहीं थी। अपने प्रति उनकी आसक्ति को वो भली भांति जानती है। अधिक देर तक वो रूठे रह ही नहीं सकते। बर्तनों की खटपट से सौरभ की नींद खुली। अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था। ममता इतने सवेरे से क्या कर रही हो? अभी आई। कुछ देर बाद ही 2 प्याले चाय लेकर वो उपस्थित हो गई। तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना रही हूँ। कल रात तो कुछ विशेष बना नहीं पाई थी। अरे भाई, नाश्ता 9 बजे होगा, अभी 6 भी नहीं बजे हैं। स्कूल भी तो जाना है। क्यों, आज छुट्टी ले लो। कल छुट्टी ले ली थी ना। आज भी नहीं जाऊंगी तो प्रिंसिपल का पारा चढ़ जाएगा। परीक्षाएं समीप हैं। तुम्हें मालूम रहता है कि मैं बीच बीच में आता हूँ, फिर उसी समय छुट्टी लेनी चाहिए ताकि हम पूरा दिन साथ साथ बिताएं। कल की छुट्टी लेने की क्या तुक थी? मिनी तो ठीक ही है, सौरभ ने विक्षुब्ध होकर कहा। कल मैं बहुत थकी थी और फिर आज शनिवार है। कल का इतवार तो हम सब साथ ही बिताएंगे। सौरभ चुप हो गया। ममता को वो जानता है, जो ठान लिया तो ठान लिया। उसने एक बार सामने खड़ी ममता पर भरपूर दृष्टि डाली। 10 वर्ष विवाह को हो गए, 2 बच्चियां हो गईं, परंतु वो अब भी फूलों से भरी चमेली की लता के समान मनमोहिनी है। उसके इस रूप के गुरुत्वाकर्षण से खिंच उसकी इच्छाओं के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है सौरभ। उसकी रूप लिप्सा तृप्त ही नहीं होती। इंजीनियरिंग पास करने के बाद विद्युत बोर्ड में सहायक अभियंता के रूप में उसकी नियुक्ति हुई थी, तो उसके घर
विवाह योग्य कन्याओं के संपन्न अभिभावकों का तांता लग गया था। लंबे चौड़े दहेज का प्रलोभन, किंतु उसकी जिद थी कन्या लक्ष्मी हो न हो, मेनका अवश्य हो। जब भी छुट्टियों में वो घर जाता उसके आगे चित्रों के ढेर लग जाते और वो उन सबको नकार देता। उस बार भी ऐसा ही हुआ था। खिसियाई हुई माँ ने अंतिम चित्र उसके हाथ में थमाकर कहा था, एक फोटो ये भी है, किंतु लड़की नौकरी करती है और तुम नौकरी करने वाली लड़की से विवाह करना नहीं चाहते। बेमन से सौरभ ने फोटो को देखा था और जब देखा तो दृष्टि वहीं चिपक कर रह गई। लगा उसकी कल्पना प्रत्यक्ष हो आई है। ममता पटना में केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका थी और सौरभ भी उन दिनों वहीं कार्यरत था। छुट्टियों के बाद पटना जाकर पहला काम जो उसने किया वो था ममता से मुलाकात। स्कूल के अहाते में अमलतास के पीले गुच्छों वाले फूलों की पृष्ठभूमि में ममता का सौंदर्य और भी दीप्त हो आया था। वो तो ठगा सा रह गया, किंतु तब भी ममता ने यथार्थ की खुरदरी बातें ही की थी। वो विवाह के बाद भी नौकरी करना चाहती है, क्योंकि इतनी अच्छी स्थायी नौकरी छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। सौरभ तो उस समय भावनाओं के ज्वार में बह रहा था। ममता जो भी शर्त रखती वो उसे मान लेता। फिर इसमें तो कोई अड़चन भी नहीं थी। दोनों को पटना में ही रहना था। अड़चन आई 6 वर्ष बाद, जब सौरभ का स्थानांतरण बिहार शरीफ के लिए हो गया। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि ममता नौकरी छोड़ दे और उसके साथ चले। 5 वर्ष की मिनी का उसी वर्ष ममता के स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश हुआ था। चीनी 3.5 वर्ष की थी। वैसे सौरभ नौकरी छोड़ने को नहीं कहता यदि ममता का तबादला हो सकता। वो केंद्रीय विद्यालय में थी और प्रत्येक शहर में तो केंद्रीय विद्यालय होते नहीं, परंतु ममता इसके लिए किसी प्रकार सहमत नहीं थी। उसके तर्क में पर्याप्त बल था। सौरभ के कई सहकर्मियों ने बच्चों की शिक्षा के लिए अपने परिवार को पटना में रख छोड़ा था। उन लोगों की बदली छोटे बड़े शहरों में होती रहती है। सब जगह तो बढ़िया स्कूल नहीं होते। फिर आज चीनी मिनी छोटी हैं, कल को बड़ी होंगी। उसने अपनी नौकरी के संबंध में कुछ नहीं कहा था, पर सौरभ नादान तो नहीं था। मन मारकर ममता और बच्चों के रहने की समुचित व्यवस्था करके उसे अकेले आना पड़ा। गर्मी की छुट्टियों में पत्नी और बच्चे उसके पास आ जाते। छोटी छोटी छुट्टियों में कभी दौरा बनाकर, कभी ऐसे ही सौरभ आ जाता। गत 4 वर्षों से गृहस्थी की गाड़ी इसी प्रकार धकियाई जा रही थी। अकेले रहते और नौकर के हाथ का खाना खाते उसका स्वास्थ्य गड़बड़ रहने लगा था। 2 जगह गृहस्थी बसाने से खर्च भी बहुत बढ़ गया था, परंतु ममता की एक मुस्कान भरी चितवन, एक रूठी हुई भंगिमा उसकी सारी झुंझलाहट को धराशायी कर देती थी और वो उस रूप पुंज के इर्द गिर्द घूमने वाला एक सामान्य सा उपग्रह बनकर रह जाता। 9 बजे ममता और बच्चियों के जाने के बाद सौरभ ने स्नान किया। तैयार होकर सोचा कि सचिवालय का एक चक्कर लगा है। पटना स्थानांतरण के लिए किए गए प्रयासों में एक प्रयास और जोड़ ले। दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी सामने वाले मकान में देने के लिए घंटी बजाई। गृह स्वामिनी निशी गीले हाथों को तौलिए से पोंछती हुई बाहर निकली। अरे भाई साहब, आप कब आए? कल रात। सौरभ ने उन्हें चाबी थमाने का उपक्रम किया। निशी ने चाबी लेने में कोई शीघ्रता नहीं दिखाई। अब तो भाई साहब आप यहाँ बदली करवा ही लीजिए। अकेली स्त्री के लिए बच्चों के साथ घर चलाना बहुत कठिन होता है। बच्चे हैं तो हारी बीमारी चलती ही रहती है। ये तो कहिए आपके संबंधी कपिल जी हैं, जो आपकी अनुपस्थिति में पूरी देखरेख करते हैं। आजकल इतना दूसरों के लिए कौन करता है? सौरभ अचकचा गया। वो तो कपिल को जानता तक नहीं। ममता ने झूठ का आश्रय क्यों लिया? उसने निशी की ओर देखा। होठों के कोनों और आंखों से व्यंग भरी मुस्कान लुका छिपी कर रही थी। हाँ, बदली का प्रयास कर तो रहा हूँ। सौरभ सीढ़ियों से नीचे उतर आया। नए जूते के कारण उंगलियों में पड़े छाले उसे कष्ट नहीं दे रहे थे, क्योंकि देह में कैक्टस का जंगल उगाया था। सचिवालय के गलियारे में इधर उधर निरुद्देश्य भटककर वो सांझ गए लौटा। मिनी चीनी की मीठी बातें, ममता की मधुर मुस्कान
उस पर पहले जैसा जादू नहीं डाल सकी। 10 वर्षों की मोह निद्रा टूट चुकी थी। ममता ने पूछा, क्या हुआ? तबादले की फाइल आगे बढ़ी? कुछ होना वोना नहीं है, सभी तो यहाँ यहीं आना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि अब हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए। ये कैसे संभव होगा? ममता के माथे पर बल पड़ गए थे। संभव क्यों नहीं है? यहाँ का खर्च तुम्हारे वेतन से तो पूरा पड़ता नहीं। दोनों जनों की कमाई से क्या लाभ जब बचत ना हो? क्या सब कुछ रुपयों के तराजू पर तोला जाएगा? मिनी चीनी को केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा मिल रही है, वो क्या कुछ नहीं? आजकल सब शहरों में कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं, फिर तुम स्वयं उन्हें पढ़ाओगी। तुम नौकरी करना ही चाहोगी तो वहाँ भी तुम्हें मिल जाएगी। और मेरी 12 वर्षों की स्थायी नौकरी, क्या इसका कुछ महत्व नहीं? ममता का क्रोध चरम पर था। अब सब कुछ चाहोगी तो कैसे होगा? हथियार डालते हुए सौरभ सोच रहा था। मैं क्यों ममता के तर्क कुतर्कों के सामने झुक जाता हूँ? अपनी दुर्बलता से उत्पन्न खींच को दबाते हुए वो मन ही मन योजना बनाने लगा कि कैसे वो अपने क्रोध को अभिव्यक्ति दे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही वो जाने के लिए तैयार हो गया। ममता ने आश्चर्य से टोका, आज तो छुट्टी है, सुबह से ही क्यों जा रहे हो? मुझे वहाँ काम है, उसने रुखाई से कहा। ममता को जानना चाहिए कि वो भी नाराज हो सकता है। वापस आने के बाद भी सौरभ को चैन नहीं था। हर समय संदेह के बादलों से विश्वास की धूप कहीं कोने में जा छिपी थी। मन में युद्ध छिड़ा हुआ था। स्त्री की आत्मनिर्भरता तो गलत नहीं, कार्यरत स्त्री की पुरुषों से मैत्री भी अनुचित नहीं। फिर उसका सारा अस्तित्व कैक्टस के कांटों से क्यों बिंधा जा रहा है? विवेक से देखने पर तो सब ठीक लगता है, परंतु भावना का भी तो जीवन में कहीं ना कहीं स्थान है। इच्छा होती है कि एक बार उन लोगों के सामने मन की भड़ास पूरी तरह निकाल दे। इसी धुन में 3-4 दिन बाद वो पुनः पटना पहुंचा। उस समय शाम के 7 बज रहे थे। द्वार पर ताला लगा था। निशी ने भेद भरी मुस्कान के साथ बताया, कपिल जी के साथ वो लोग बाहर गए हैं। वो उन्हीं की बैठक में बैठ गया। आधे घंटे बाद सीढ़ियों पर जूते चप्पलों के शोर से अनुमान लगा कि वो लोग आ गए हैं। सौरभ बाहर निकल आया। आगे आगे सजी सवरी ममता, पीछे चीनी को गोद में लिए कपिल और हाथ में गुब्बारे की डोर थामे मीनी। अपने स्थान पर कपिल को देखकर आग बबूला हो उठा। ममता भी सकपका गई थी। सब ठीक है ना? क्यों, कुछ गलत होना चाहिए? अंतर की कटुता से वाणी भी कड़वी हो गई थी। नहीं नहीं, अभी 3 दिन पहले यहाँ से गए थे, इसीलिए पूछा। मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? सौरभ का क्रोध निशी और कपिल की उपस्थिति भी भूल गया था। बिना कुछ बोले ममता ने ताला खोला। कपिल की गोद से बच्ची को लेकर उसे मूक विदाई दी। सौरभ जब भीतर आ गया तो दरवाज़ा बंद करके ममता उनके सम्मुख तनकर खड़ी हो गई। पल भर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके क्रोध को तोला, फिर तीखेपन से कहा, क्या हो गया है तुम्हें? सबके सामने इस प्रकार बोलते हुए तुम्हें जरा भी झिझक नहीं लगी? और तुम जो पर पुरुष के साथ ही ठीक करती फिरती हो, घूमने जाती हो, उसमें कुछ भी झिझक नहीं? कपिल के लिए ऐसा कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती? सहशिक्षा के स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ स्त्रियों से अधिक पुरुष सहकर्मी हैं। उन्हें अछूत मानने से नहीं चलता। मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म लेनी थी, कपिल भी साथ चले गए तो कौन सी आफत आ गई? कपिल ही क्यों, दूसरा कोई क्यों नहीं? कुछ तो शर्म करो। अपनी पत्नी पर लांछन लगाने से पहले सोचना समझना चाहिए। मुझसे कम से कम 8 वर्ष छोटे हैं। अपने परिवार से पहली बार अलग होकर यहाँ आए हैं। मिनी चीनी को बहुत मानते हैं, इसी से कभी कभी आ जाते हैं, इसमें बुरा क्या है? सौरभ को लगा कि वो पुनः पत्नी के सम्मुख हतप्रभ होता जा रहा है। उसने अंतिम अस्त्र फेंका। मेरे समझने न समझने से क्या होगा? दुनिया स्त्री पुरुष की मित्रता का अर्थ बस एक ही लेती है। दुनिया के ना समझने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें समझना चाहिए। सौरभ बुझ गया था। रात भर करवटें बदलता रहा। बगल में सोई ममता दहकती ज्वाला के समान उसे जला रही थी। तीसरे दिन स्कूल में दोपहर की छुट्टी में ममता ने मिनी चीनी के साथ पराठे का पहला कोर तोड़ा ही था कि चपरासी ने आकर कहा, प्रिंसिपल साहब ने आपको अभी बुलाया है।
बहुत ज़रूरी काम है। हाथ का कौर चीनी के मुंह में देकर वो उठ खड़ी हुई। पिछले कुछ दिनों से वो उलझन में थी। विचारों के सूत्र टूटे और पुराने ऊन के टुकड़ों के समान बदरंग हो गए थे। सब कुछ ठीक चल ही रहा था। उस दिन सौरभ और कपिल का सामना ना होता तो सब ठीक ही रहता। सौरभ को वो दोष नहीं दे पाती। उसकी प्रतिक्रिया पुरुषोचित थी। सौरभ इंजीनियर के अच्छे पद पर है, पैसा और रुतबा पूरा है, फिर उसका नौकरी करना कोई मायने नहीं रखता। किंतु वो क्या करे, अपनी निजता को कैसे तज दे। जब से होश संभाला है, पढ़ना और पढ़ाना जीवन के अविभाज्य अंग बने हुए हैं। अब सब कुछ छोड़कर घर की सीमाओं में आबद्ध रहकर क्या वो संतुष्ट और प्रसन्न रह सकेगी? कपिल, हाँ, रूपसी होने के कारण पुरुषों की चाह भरी निगाहों का प्रशंसनीय उसने अपना अधिकार समझकर गौरव के स्वाद स्वीकारा है। कपिल भी उसी माला की एक कड़ी है। हाँ, अधिक है तो उसकी एकाग्र भक्ति। वो जानती है कि केवल उसके सानिध्य के लिए वो बच्चियों के कितने उपद्रव झेल लेता है। अपने प्रति उसकी सीमातीत लगाव से कहीं ममता का अहम अतृप्त हो जाता है। इससे अधिक तो कुछ भी नहीं। खिन्न अंतस पर औपचारिक मुस्कान ओढ़कर उसने प्रिंसिपल के कक्ष में प्रवेश किया। ममता जी, प्रिंसिपल का स्वर चिंता युक्त था। अभी बिहार शरीफ से ट्रंक कॉल आया है। आपके पति अस्पताल में भर्ती हैं। ममता के पैरों तले धरती खिसक गई। किंग कर्तव्य विमूढ़ सी उसने कुर्सी को थाम लिया। उसी अर्धचेतनावस्था में कपिल के फुसफुसाते हुए शब्द स्वयं उसके कानों में पड़ रहे थे। ममता जी, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। एक अंतहीन यात्रा की कामना, क्योंकि यात्रा के अंत पर अदृष्ट की क्रूर मुस्कान को झेल ना सकने की असमर्थता। कपिल की निरंतर सांत्वना तेल से चिकनी धरती पर स्थिर ना रहने वाले जल कणों के समान निष्फल हो रही थी। ममता के समूचे अस्तित्व को जैसे लकवा मार गया था। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पीले निस्तेज सौरभ को सफ़ेद पट्टियों से रहित देखकर पल भर को उसे ढाढ़स मिला। दोबारा देखने पर नाक में नली लगी देख उसे मूर्छना सी आ गई। वो वहीं धरती पर बैठ गई। ममता जी, धैर्य रखिए, इंजीनियर साहब खतरे से बाहर हैं। ममता की हालत देखकर कपिल व्याकुल होकर उसे धैर्य बंधाने में अपनी शक्ति लगाए दे रहा था। ममता का सारा शरीर थर-थर कांप रहा था। काफी देर बाद अपने आप को संभाल पाई वो। नहीं, दुर्घटना तो नहीं हुई है जिसकी कल्पना करके वो अधमरी हो गई थी। फिर इन्हें क्या हो गया है? अभी 3 दिन पहले तक तो अच्छे भले थे। बड़े डॉक्टर को एक तरफ पाकर उसने पूछा, इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर साहब? आप इनकी पत्नी हैं ना? इन्होंने पिछली रात नींद की गोलियां खा ली थी। डॉक्टर का स्वर आरोप भरा था। सुखी सदग्रस्त आत्महत्या क्यों करेगा? ममता को पुनः चक्कर आ गया। उसे लगा समूचा विश्व उस पर हत्या का आरोप लगा रहा है। यहाँ तक कि उसकी अंतर आत्मा भी उसे ही अभियुक्त समझ रही है। उसकी सारी दृढ़ता चूर चूर होकर बिखर गई थी। काल रात्रि के समान वो रात बीती। भोर की प्रथम किरण के साथ सौरभ ने आंखें खोलीं। ममता और उसके पास खड़े कपिल को देखकर उसने पुनः आंखें मूंद लीं। कपिल के शब्द बहुत दूर से आते लग रहे थे। ममता जी, चाय पी लीजिए, कल से आपने कुछ नहीं खाया है। इस तरह अपने को क्यों कष्ट दे रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। क्षीण देह की भीषण पीड़ा मन को संवेदनशीलता के सामान्य धरातल से ऊंचा उठा देती हैं। नितांत आत्मीय भी अपरिचितों की भीड़ में ऐसे मिल जाते हैं कि राग द्वेष निसार लगते हैं। सत्य की अनुभूति है केवल एक विराट शून्य में तैरती हुई देह और भावनाएं। बाहरी दुनिया के कोलाहल से परे स्थित प्रज्ञ की स्थिति आंखें खुलती तो ममता के सूखे मुख पर पल भर को चमक आ जाती। लगभग 1 सप्ताह के उपरांत सौरभ पूरी तरह चैतन्य हुआ। जीवन के अंत को इतने समीप से देख लेने के बाद अपने आवेग, अपनी प्रतिक्रिया, सभी कुछ निरर्थक लग रहे थे। मृत्यु के मुख से लौट आने की लज्जा ने उसकी वाणी को संकुचित कर दिया था। अस्पताल से घर आने के बाद ममता से कुछ कहने के लिए पहली बार साहस बटोरा। तुम अब पटना चली जाओ, काफ़ी छुट्टी ले चुकी हो। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। कपिल से मैंने इस्तीफा भिजवा दिया है।
इस्तीफा वापस भी लिया जा सकता है। इतने दिनों की तुम्हारी स्थायी नौकरी है, उसे छोड़ना बेवकूफ़ी है। बिना विचलित हुए ठंडेपन से सौरभ ने कहा। ममता को लगा सौरभ उसके पुराने वाक्य को दोहरा रहा है। उन सब बातों को भूल नहीं सकोगे? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, तभी तो। और अब मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं रहा। मैं तुम्हें पल भर को भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। रूप गर्विता के दर्प के हिमखंड वेदना की आंच से पिघलकर आंखों में छलक आए थे और उन जलकणों से सिंचित होकर सौरभ के अंतस में उगे कैक्टस के फूल खिलने लगे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अंत आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाएंगे ताकि मैं एक बेहतर तरीके से आने वाली कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूं।